अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और नाजरीन, बहुत अहम एक डेवलपमेंट है जिसके हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। कराची के हवाले से हम बात करेंगे। वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 13 साल तक अनइंटरप्टेड वहाँ पर हुकूमत रही है, लेकिन उसके बावजूद हमें कोई ऐसा काम होता हुआ वहाँ पर नज़र नहीं आया। और ख़ास तौर पर अगर ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करें तो वो बहुत ही बदहाली का शिकार था ये शहर। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो काम किया है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर शुरू किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज उसका इफ्तिताह किया। ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और ग्रीन लाइन का पहला फेज़ जो है वो बताया जा रहा है कि सरजानी से औरंगी तक है और ये मुकम्मल हो गया है। और जल्द ही जो दूसरा फेज़ है, यानी उस पर काम तो जारी है लेकिन 1 साल लगेगा उसको मुकम्मल होने में। और अभी ट्रायल ऑपरेशन जो है वो 10 दिसंबर से उसका आगाज़ कर दिया जाएगा। 2 हफ्ते तक ये ऑपरेशन रहेगा और 25 को बाकायदा तौर पर कमर्शली इसका आगाज़ हो जाएगा। इसके अलावा 35.5 अरब इस पे लागत आई है और 1,35,000 लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो पाएंगे। ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और कितना बड़ा काम है जो इनिशिएटिव लिया गया है। और इसके अलावा विफाक की तरफ से ये भी कहा गया, असद उमर साहब ने कहा कि हमने हुकूमत सिंध से कोई पैसा नहीं लिया। इस हवाले से 80 बसें बताया जा रहा है इनिशियली कि वो आ चुकी हैं और ये सारा जो है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। शहजाद रज़ा मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह। शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में बैरिस्टर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। शहजाद, क्या ओपिनियन है आपकी? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और 13 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। जो शिकायत हमें रही, इतना बड़ा एक ऐसा शहर जो पूरे मुल्क की समझे इकॉनमी चलाता है, इकनॉमिक हब है हमारा, वहाँ पर इतनी हमें खस्ता हाली बदहाली नज़र आती है। आवाम परेशान है, ना कोई सफाई सुथराई है, ना कोई ट्रांसपोर्ट का कोई इंतज़ाम किया गया था। तो अब इसको कैसे देख रहे हैं, कितना फ़ायदा होगा लोगों को? देखें, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि लोगों को जो ये सहूलत मुहैया की गई है, जो बुनियादी सहूलत है सफ़र की, और दूसरा इसका पहलू आपके सवाल का आता है गवर्नेंस के साथ। पहली बात, आप दुनिया भर में जितने जदीद शहर हैं वहाँ पे चले जाएं तो एक चीज़ सब शहरों में कॉमन है, वो है उनका एक ज़बरदस्त अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कि वहाँ पे लोगों को जिस किस्म की ये सहूलत दी जाती है कि वो बग़ैर किसी परेशानी के एक सही महफूज और आरामदेह सफ़र कर सकें, अपनी मंजिल पे जा सकें, काम के लिए, सैर व तफरी के लिए। आप कंजस्टेड जो सिटीज़ कहलाते हैं, लंदन फॉर एग्जांपल, कि वहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी लेके सेंट्रल लंदन में जाएंगे तो आपको कंजेशन चार्जेस देने पड़ेंगे, यानी कि शहर के अंदर सेंटर में दाखिल होने के लिए पैसे देंगे तब आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जो उनकी वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो इतनी अच्छी है कि लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पेश नहीं आती। रश आवर हर जगह होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये बुनियादी सहूलियात ही नहीं है। जो हमारी पुरानी एक बसेस चलती थी वही चलती हैं, या ट्रांसपोर्ट माफिया है। सो ये बड़ा ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है पाकिस्तान। ये प्रोजेक्ट का जब भी इसकी मनसूबाबंदी की गई या इसका सोचा गया। अच्छा, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। फवाद चौधरी साहब ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है, उनसे हम इसकी सारी तफसीलात जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी साहब। सर, 13 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है सिंध में और अनइंटरप्टेड से वो सारी इनकी गवर्नमेंट रही, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। फाइनली आप लोगों ने जो आगाज़ किया है और जितना ज़बरदस्त किस्म का ये प्रोजेक्ट है, मैं ये चाहूँगी कि इसके हवाले से बताइएगा हमें कि आप लोगों ने इसका आगाज़, तो अब ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने किया था और कल इलामती तौर पर उन्होंने वहाँ पर इफ्तिताह भी कर दिया। ज़ुबैर साहब मौजूद थे, मिफ्ता इस्माइल साहब, एहसन इकबाल साहब। तो ज़रा ये भी हमें थोड़ा सा बता दीजिएगा कि हर चीज़ को पॉलिटिकली हम क्यों ले लेते हैं, हर चीज़ पर सियासत करना क्यों शुरू कर देते हैं? देखिए, वो तो जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सियासत तो करेंगी। सवाल ये है कि लोगों को जो है, मेरा ख्याल है जो गलती अपोजिशन पार्टीज कर रही हैं वो ये कर रही हैं कि लोग जो हैं उनको तो कुछ चीज़ पता ही नहीं है, और जो लोगों की इंटेलिजेंस को अंडरमाइन करना, ये एक्चुअली जो है वो प्रॉब्लमेटिक है और इसीलिए उनको नुकसान भी बहुत हो रहा है। अभी जो इशू है वो यही है कि ये मंसूबे जो है, ये चाहे वो नालों को ठीक करने का मामला हो, चाहे ये आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, असूली तौर के ऊपर तो ये आफ्टर NFC अवार्ड जब हो जाता है जी, तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ये अंडरटेक करें। मसला ये आ रहा है कि पाकिस्तान में जो आर्टिकल 140A है पाकिस्तान के आइन का, जो ये डिमांड करता है कि आप लाजमी तौर के ऊपर अपने जो वसाइल हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट को डिवॉल्व करें, कि वो नहीं हो रहा और लोकल गवर्नमेंट नहीं हो रही, जिसकी वजह से इवन ये जो प्रोजेक्ट जो लंदन की जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो ट्रेन चलाती हैं,
फेडरल उनकी गवर्नमेंट जो है वो नहीं आके वज़ीर-ए-आज़म को ये काम नहीं करने पड़ते। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया है कि चूँकि मुकामी हुकूमतें नहीं हैं, फंड्स की डेवोल्यूशन नहीं है, और फिर पीपल्स पार्टी शायद ये समझती है कि उसको कराची से वोट तो मिलने नहीं, तो वहाँ वो काम क्यों कराएं। लिहाजा कराची का एक बहुत ही संगीन मसला इस वक्त है। ये क्लासिक केस है कि जहाँ पे आप देख रहे हैं कि 18वीं तरमीम जो है वो मुकम्मल फेल हो गई है, जिसकी वजह से आपके जो इस तरह का बड़ा शहर है कराची जैसा, उसको उसका हक ही नहीं मिलता। और आज जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो कोशिश की है पीटीआई की, जो ये पीटीआई का शहर है, पीटीआई वहाँ से जीती है, तो एक एक्स्ट्रा माइल जाके फेडरल गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू किए हैं, जिसके नतीजे में ये ग्रीन लाइन जो है ये 80 जदीद बसों में शुरू की हैं। 1.5 लाख लोग इसमें सफ़र करेंगे, बिल्कुल। और ये तकरीबन 545 ये एक बस में एक वक्त में 44 लोग सफ़र करेंगे। और बिल्कुल आज वहाँ पे माहौल यही था कि जैसे कोई फर्स्ट वर्ल्ड में यूके की आप किसी फर्स्ट वर्ल्ड में देखते हैं, उस तरह की वो सहूलत है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो हम फेडरल गवर्नमेंट एक्स्ट्रा माइल गई है, ये प्रोजेक्ट ठीक है सर, इसमें सब्सिडी देंगे आप लोग, किस तरह से आगे ये सिलसिला बढ़ेगा? और अभी सेकंड फेज जो है उस पर काम हो रहा है, 1 साल का बताया जा रहा है कि वो भी मुकम्मल हो जाएगा। अभी इनिशियली शायद 80 बसेस के हवाले से बताया जा रहा है। और दूसरा एक और बड़ा अहम पॉइंट है, मैं ये चाहती हूँ कि आप उसको भी क्लियर कर दें। सिंध हुकूमत जो है वो क्लेम कर रही है कि शायद उनको भी एक लेटर आया था कि आपने भी पेमेंट्स जो हैं वो करनी है। क्या ये सिर्फ विफाक का मंसूबा है, विफाक ने सारे अखराजात बर्दाश्त किए हैं, या सिंध हुकूमत भी उसमें शामिल है? जिस तरह मैंने आपको कहा कि होना तो ये प्योरली सिंध हुकूमत का मंसूबा था ये जी। और अगर सिंध हुकूमत ने आर्टिकल 148 इम्प्लीमेंट किया होता तो फिर ये एक्चुअली तो कराची का मंसूबा होना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पे डेवोल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं है, अखलाकियात नाम की कोई चीज नहीं है, लिहाजा ये मंसूबा जो है वो 100% अब वफाक ने अपने पैसों से मुकम्मल किया है, जो यकीनी तौर के ऊपर एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। लेकिन चूंकि इस कराची में कोई कुछ कर ही नहीं रहा, तो ये 35 अरब 50 करोड़ रुपया जो है वो वफाक ने बेयर किया है, जिसकी पहली फेज जो है 80 बसों के ऊपर है। इसमें 1.5 लाख मुसाफिर सफर करेंगे, और बाद में आपको मालूम है कि इस रूट के ऊपर तकरीबन 4.5 लाख लोग सफर करते हैं, तो इन बसेस को जो है वो तकरीबन दुगना कर दिया जाएगा। ठीक है सर, एक और सवाल मुझे ये बता दीजिएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आज भी कहा जा रहा था, बिलावल भुट्टो साहब जो वो महंगाई के हवाले से जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि 27 दिसंबर को भी हम मजीद अपना अगला लाहे अमल जो है वो तय करेंगे। और महंगाई के हवाले से सिंध में आपकी हुकूमत है, 13-14 साल आपको गुजर गए, आपने कोई काम नहीं किया। अब किस मुंह से आप ये बात करते हैं? अपने उसमें सूबे में तो आपने लोगों को कोई रिलीफ नहीं दिया है, और अब आप एक अलामत के तौर पर या एक झूठा ड्रामा करके आवाम को क्या दोबारा बेवकूफ़ बना सकते हैं कि अभी भी लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि ये सारी चीज़ें असल सियासत हो क्या रही है? चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे मौक़िफ़ पे चल रही है। वो तो जैसा मैंने आपको कहा कि वो लोगों को ऐसे उसकी इंटेलिजेंस को अंडरमाइन करना तो बेवकूफ़ी है, और स्पेशली कराची जैसे लोग जहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो कोई नहीं, उसको कोई नहीं मानता। लेकिन असल बात जो है वो मेरे ख्याल में यही है कि अल्टीमेटली एक पावर है जो अभी भी लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम लेके आए हैं, देखिए वो तो बिल्कुल मजाक है। जी बिल्कुल। कोर्ट को इसके ऊपर एक लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को जो बुनियादी सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो आइन को नाफज करे, और आइन में आर्टिकल 148 उसका इंटीग्रल हिस्सा है, लाजमी तौर के ऊपर उसको शामिल किया जाए। ठीक, एक सवाल है मिनिस्टर साहब, आपने 18th अमेंडमेंट का जिक्र किया, आपके ख्याल में कि अब थोड़े अरसे बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम सूबे अपनी सलाहियत कैपेसिटी बढ़ा लेंगे, या अल्टीमेटली इसको रिव्यू में जाना पड़ेगा, कोई कंसेंसस इवॉल्व करके 18वीं तरमीम को रिव्यू करना पड़ेगा किसी स्टेज पे? अभी तो ये जो दो बुनियादी चीजें हैं जिसमें जो डेवोल्यूशन सूबे नीचे नहीं कर रहे हैं, अगर वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं लाते हैं तो फिर तो 18th अमेंडमेंट जो है
वो मुकम्मल तौर के ऊपर एक लायबिलिटी बन जाती है। तो अगर आपने आर्टिकल 148 के बगैर 18th अमेंडमेंट लगानी है, ये तो बिल्कुल एक पूरा निज़ाम जो है वो ठप हो गया है। इसमें तरामीम की तो 12 ज़रूरत है। मुकम्मल तौर पे अगर आप रिवर्स नहीं भी करें तो 12 इसमें तरामीम की ज़रूरत। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद हुसैन साहब, और शहजाद जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये जो इस वक्त सिलसिला हमें नज़र आ रहा है, गवर्नमेंट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ास तौर पर बिल आखिर कोई ऐसी हुकूमत आई है या कोई ऐसी पार्टी आई है जो सिंध के तमाम तर मामलात को समझने की कोशिश कर रही है और इन मुश्किलात को हल करने की कोशिश कर रही है। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर लिया है बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब ने भी। बैरिस्टर साहब, इसी पर आप भी अपना टेक दे दीजिएगा कि आज ग्रीन लाइन जो है इस प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया है, तकरीबन 1.5 लाख लोग जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो पाएंगे। पहले वाली हुकूमतों ने कोई काम नहीं किया, यह आज साबित हो गया। नासिर हुसैन शाह साहब बार बार मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में हज़ारों बसों के हवाले से बात कर रहे थे कि कभी 200 बसें आ रही है, 1000 से ज़्यादा बसेस आ रही हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई प्रोजेक्ट जो 25 बसों का था वो भी मुकम्मल नहीं हो पाया। आई थिंक इस प्रोजेक्ट को मैं कम्प्लीटली एक डिफरेंट नज़र से देखता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को अगर आपने देखना है तो वफाक की जो डेफिनेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वफाक है उसकी एक जो अहमियत होती है, एक वफाक को इकट्ठा रखना, पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा रखने का वो एक अहमियत है, और वो फेडरेशन की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आज हमें नजर आता है कि फेडरेशन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ा बखूबी निभा रही है। उसकी एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा ग्रीन लाइन की। व्हाई? बिकॉज ये पंजाब रिलेटेड या किसी ऐसे सूबे में नहीं जहां उनकी हुकूमत है। वफाक ये ऐसे सूबे में अंडरटेक कर रहा है जहां पर उनकी हुकूमत नहीं है। सो दिस गोज ऑन टू शो कि वफाकी हुकूमत या जो फेडरेशन है, इट इज नॉट ओनली द फेडरेशन ऑफ दैट प्रोविंस बट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। उस एंगल से मैं समझता हूं कि दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टेप। और अगर आप गौर उस पर करें तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत भी है, स्पेशली इस सूबे में जहां पर हालात जो है वो बड़े कठिना है, बड़े बुरे हालात हैं इस वक्त, उस सिचुएशन में अगर आप देखें तो ट्रांसपोर्टेशन जैसे प्रोजेक्ट्स को वहां देना, ये वफाक बड़ा बखूबी अपना जो रोल है उसको निभा रही है। एंड आई थिंक इस किस्म के प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। सिंध गवर्नमेंट ऑन द कॉन्ट्ररी तो कंप्लीटली कोलैप्स है, मैं समझता हूं व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। और वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करने के लिए बहुत जरूरी है कि वफाकी सपोर्ट, और यहाँ पर तो सपोर्ट से बात आगे है, दे आर यूजिंग देयर डेवलपमेंट फंड टू डेवलप दिस प्रोजेक्ट इन कराची। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू द फेडरेशन। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो कल अलामती तौर पर वहाँ इफ्तिताह कर दिया, मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद थे, हसन इकबाल साहब वहाँ पर मौजूद थे, ज़ुबैर उमर साहब मौजूद थे, उसके हवाले से क्या आप कहेंगे कि क्रेडिट लेने के लिए इस वक्त तमाम जमातें तैयार हैं लेकिन काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है? अवाम को क्या समझ में नहीं आता है? अवाम क्या सारी सिचुएशन नहीं देख रही है? अगर आप जाकर वहाँ इफ्तिताह करने की कोशिश करेंगे तो क्या उस पर ये टैग लग जाएगा कि वाकई ये सारा मंसूबा जो है आपने मुकम्मल किया है, या आपका मंसूबा था? देखिए, मेरे नज़दीक ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसका मंसूबा था, मेरे नज़दीक इंपॉर्टेंट ये कि इस वक्त वफाक उसको अंडरटेक कर रहा है। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ लीडर्स ने समझा इस चीज़ को इंपॉर्टेंट कि वो वहाँ जाकर इस मंसूबे का एक अलामती, आप सोचें कि इनॉग्रल इवेंट कर दें, तो वो में कोई बुराई नहीं है। उनके टाइम में ये अगर चीज़ स्टार्ट हुई है तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। बल्कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए था कि उनको भी बुलाते और कहते कि आप आएँ और शामिल हो, आपके टाइम में ये काम शुरू है। वफाक की जो अलामत का एक कॉन्सेप्ट है उसको बखूबी निभाते चले। ठीक है, वो उनकी अपनी दानिश में इस वक्त चूंकि रविश आपस में ऐसी चल रही है कि उसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ऐसा काम हो, लेकिन स्टिल अगर उन्होंने भी इफ्तिताह किया है तो जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि उन्होंने क्रेडिट तो 100% नहीं जाता है ना सर, क्रेडिट तो 100% नहीं जाता है ना उनको। आगाज हो गया, असद उमर साहब ने कहा कि कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया गया था, सिर्फ इसका आगाज या इसका ऐलान ही हुआ था। आप जाके कहीं भी चेक कर लें रिकॉर्ड में। असद उमर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जी, उससे मैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, वो ये कह रहे थे कि सिर्फ उन्होंने काम नहीं किया। और अगर वो अलामती तौर पर आके कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं, उनको साथ शामिल रखें, खुश रखें। वफाक का काम है इस वक्त, यू आर द फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन कौन काम कर रहे हैं ये बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है। सो इस पर किसी को नाराज करना या किसी को डंडे मारकर जख्मी करने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरा ख्याल है उनको भी अपने साथ शामिल रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि तमाम मामलात में जहां फेडरल मामलात हों इकट्ठे चलें। लेकिन coming back to the project, I think it's a wonderful initiative by the federal government, और कराची में और बहुत सारे काम होने से बहुत जरूरी है। ठीक है शहजाद, लास्ट कमेंट ऑन इट।
जी, पंसोता साहब ने सही कहा कि जो सियासी हमआहंगी की ज़रूरत है, बावजूद इसके कि आपकी सियासी मुखालफत है, एक दूसरे पे आप इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन अभी जो एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, इसमें यही चीज़ें आपकी सियासी हमआहंगी को बढ़ा सकती हैं। जो फवाद साहब एक बात कर रहे थे, उस पर मैं क्विकली कमेंट करता हूँ, जो 18th अमेंडमेंट के हवाले से, कि पाकिस्तान में 2 सूबे सिंध और बलूचिस्तान, जिनकी गवर्नेंस के हवाले से बहुत सवाल उठते हैं, तो यकीनन जब आपने एक ज़िम्मेदारी ली है कि आपने वफाक से इख्तियार लेके सूबों को ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो सूबों की ज़िम्मेदारी है कि 18वीं तरमीम को कितना अरसा गुजर गया कि वो उनकी कैपेसिटी जिस तरह बढ़नी नहीं बढ़ी। और अभी एक रिसेंटली केस हुआ है नस्ला टावर का। अब कराची में आप कोई बिल्डिंग बनाने जाएं तो आपको कम से कम 16 या 17 डिपार्टमेंट से अप्रूवल्स लेनी है। सो आपने वो सारी अप्रूवल्स ली और एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चला कि वो बिल्डिंग गैर कानूनी जगह पे बनी थी, उसको गिराना पड़ा, जो उस पर प्रॉब्लम्स आई, जो क्रिटिसिज्म हुआ, जो प्रोटेस्ट हुआ, जो मुतासिरीन थे, ये सारी चीज़ें आप रिफ्लेक्ट करती हैं कि आपका वहाँ गवर्नेंस का लेवल क्या है, कि जानबूझ के कोई वहाँ पे करप्शन कर रहा है या इनएफिशिएंसी है। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं, और ये उसी सूरत में हो सकती हैं जब इन लेटर इन स्पिरिट डिवोल्यूशन ऑफ पावर की तरफ आप जाएंगे। वो चाहे आप वफाक से तो इख्तियारात ले लिए आपने, लेकिन क्या आपने आके लोकल बॉडीज़ को, लोकल गवर्नमेंट्स को दिए? वो नहीं दिए। सो दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। वो भी एक और ही कहानी है, वो भी उसमें भी एक और ही सियासत हमें नज़र आ रही है। बहरहाल नासरीन, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जिसका आगाज़ किया है वफाकी हुकूमत ने। कुछ और टॉपिक्स भी हमारे पास है, उन पर भी बात करेंगे। मेरा ख्याल है कि अब ज़रा थोड़ा सा इंडिया के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में उन्होंने जो जो उनकी स्टेटमेंट थी, उन्होंने इंडिया के हवाले से जब बात की तो उन्होंने कहा कि मोदी की गवर्नमेंट में ये पॉसिबल नहीं है कि मुज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़ें, और इसके साथ साथ जब तक कश्मीर वाला इशू हल नहीं हो जाएगा और 5 अगस्त वाले जो वाक़यात हैं वो स्टेटस जो है वो बहाल नहीं कर दिया जाएगा कश्मीर का, तब तक ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। हमने तो 2018 में ये कोशिश की थी कि कदम आगे बढ़ाएँ और बड़ा पॉजिटिव हमने इन चीज़ों को लेकर बढ़ना चाहते थे, लेकिन हमें नेगेटिव रेसिप्रोकेसी जो है वही हमेशा नज़र आई है। ये मामला जो है वो आगे बढ़ नहीं पाया। अब किस तरह से हम इन सारी चीज़ों को आगे लेकर बढ़ेंगे? क्या यही डेडलॉक बरकरार रहेगा? क्या ये हमारे रीजन के मुफाद में है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के इंटरेस्ट में क्या है? ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। इस कोविड से जंग में हमने बहुत कुछ खोया, मगर अब और नहीं। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज ही कोरोना का खात्मा करेगी। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज आपके नाम से महफूज है, इसे जाया ना होने दें। अपने मुकर्ररा वक्त पर किसी भी करीबी वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीन लगवाएं। पहली डोज लगा के ढीले न पड़ जाना, दूसरी डोज से कोरोना को हराना। कोरोना वैक्सीनेशन से मुतालिक मजीद मालूमात के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पर कॉल मिलाएं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि सिलसिला किस तरह से अब आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में क्या है, हमें किस तरह से मुज़ाकरात, जो कि हम हमेशा से हमारी ये ख्वाहिश रही है कि इन तमाम तर मामलात को मुज़ाकरात से ही हल किया जा सकता है, लेकिन अब हमारी तरफ से कुछ मायूसी शायद नज़र आ रही है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट रहती है तो इस रूल में ये चीज़ें मुमकिन नहीं हो पाएंगी। इस पर बात करने के लिए सुमेरा खान ने भी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। आप जर्नलिस्ट हैं और इन सब उमूर पर बड़ी गहरी नज़र है सुमेरा की। बहुत शुक्रिया सुमेरा हमें ज्वाइन करने के लिए। सुमेरा, अब बज़ाहिर तो ये महसूस हो रहा है कि ये मामला आगे बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो हमेशा ही ये कोशिश रही है कि हम टेबल पर आकर बात करें और कुछ मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल हों, लेकिन अब वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि जब तक कश्मीर का स्टेटस जो है बहाल नहीं किया जाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर कैसे मामला चलेंगे? असल में इसमें सबसे बड़ी जो मामले को तूल दिया जा रहा है वो है मुख्तलिफ़ ममालिक की जानिब से, या मुख्तलिफ़ ममालिक में अगर मैं मेनली नाम लूँ तो अफ़गानिस्तान और ईरान का नाम काफ़ी ज़्यादा इसमें आता है कि उन दो ज़मीनों से पाकिस्तान के ऊपर जितने भी पिछले कुछ बरसों में इन्फिल्ट्रेशन हुई है, अटैक्स हुए हैं, काफ़ी वो ज़मीन इस्तेमाल हुई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पाकिस्तान ने बारहा इसके सबूत दिए हैं। उसमें 2 डॉसियर्स थे,
अभी एक रिसेंटली पाकिस्तान ने दिया कश्मीर में एट्रॉसिटीज़ के हवाले से, उसमें आईएस का भी हाथ था, उसमें अफ़गानिस्तान की ज़मीन से उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का साथ था, फिर भारत की एक बहुत ख़तीर रकम की इन्वेस्टमेंट जो थी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी। फिर एक डॉसियर पिछले साल नवंबर में दिया, डीजी आईएसपीआर थे और उस वक्त शाह महमूद कुरैशी थे, जो कि फॉरेन ऑफिस के ज़रिए उन मीडिया नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को दिखाया गया। लकीली उसके फ़ौरन बाद फरवरी में दिसंबर में 9 दिसंबर को EU डिसइंफो लैब आ जाती है। ये 3 बहुत बड़े बड़े ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे या ऐसे सब्सटेंस ऑफ एविडेंस था कि जिसके ज़रिए पाकिस्तान ने साबित किया कि पाकिस्तान क्यों भारत के ऊपर एतबार करना नहीं चाहता, या पाकिस्तान इज़ कंपेल्ड नॉट टू ट्रस्ट इंडिया अगेन विद फ्यू वेरी सेंसिटिव और फ्रेजिल थिंग्स। अब वो चीज़ें जब इस तरह आती हैं तो पाकिस्तान के साथ अब जाहिर है हम बज़ाहिर बहुत कुछ नहीं देख रहे होते, मगर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ या बॉर्डर पे जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके सामने बहुत कुछ चल रहा होता है। पाकिस्तान का किसी वक्त में सिर्फ ईस्टर्न बॉर्डर तकलीफ दे हुआ करता था, उसी भारत जो ईस्टर्न बॉर्डर पे है उसकी दखल अंदाजी, मुसलसल दखल अंदाजी की वजह से पाकिस्तान अब एक और बहुत बड़े फ्रंट पर जो कि वेस्टर्न बॉर्डर है वहाँ लड़ रहा है। 2600 किलोमीटर तवील बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। क्या ये आसान था? मगर भारत की वजह से पाकिस्तान को उसको फेंस करना पड़ा, उसमें भी शहादतें देनी पड़ी। और फिर बलोचिस्तान इज़ नॉट आउट ऑफ क्वेश्चन, नेवर इट विल बी। बलोचिस्तान में पाकिस्तान ने कितनी ही सेपरेटिस्ट मूवमेंट, जो नाम नेहाद सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स थी, उनको भारत ने हवा देने की कोशिश की और फंडिंग करते रहे, फंडिंग करते रहे। इस हवाले से जब ये चीज़ें आपके सामने आती हैं, आप मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तान दुश्मन अनासर को पनाह देते रहे हैं, उनको पालते रहे हैं, उनको नर्चर करते रहे हैं with a lot of unlimited kind of fundings towards them. अब एक और एलिमेंट है TTP का, खैर वो पाकिस्तान उसमें नेगोशिएशंस में चला गया। अब पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी शायद एक हम अमेरिका का देखते हैं, अमेरिका का काफ़ी इसके अंदर रोल वाजे होता जा रहा है कि अमेरिका शायद ज़्यादा चाहता है कि पाकिस्तान और भारत के आपसी मामलात किसी तरीके से किसी नहज पर पहुँचे, क्योंकि दूसरी जानिब जो रशिया का और चीन का एक बढ़ता हुआ इश्तराक न सिर्फ यहाँ बल्कि अफ़गानिस्तान में भी देखा जा रहा है। तो ये इस वक्त जब तक रीजनल ब्लॉक्स एक फ़ाइनल शेप नहीं लेते, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान भारत पर दोबारा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि न सिर्फ मैं, न सिर्फ जर्नलिस्ट कम्युनिटी, बल्कि पाकिस्तान के मैसेज की आवाज़ है कि एक वाज़े आवाज़ पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जानी चाहिए। इस मर्तबा ये पहली मर्तबा है, जैसे उसमें डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने अमेरिका के वो नहीं बैठे एक साफ जवाब, पहली मर्तबा शायद शहजाद, वी हैव बीन कवरिंग फॉरेन अफेयर्स फॉर लाइक सो मेनी इयर्स, ये पहली मर्तबा एक बहुत बबांगे दहल एक स्टेटमेंट आई है जिसको पसंद किया जा रहा है। गो के इसके इम्प्लीकेशंस हैं, पाकिस्तान हैज टू पे अ लॉट, और वो हम जानते हैं कि पाकिस्तान को कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किया जाएगा, बिल्कुल सैंडविच किया जाएगा। बट लेकिन इसके बावजूद कि पाकिस्तान सीम्स नॉट टू बी इन अ मूड टू सरेंडर टू एन अनटाइमली एंड अननेसेसरी प्रेशर फ्रॉम इंडियन साइड, प्रॉब्ली दिसमिस। शहजाद, आप कैसे देख रहे हैं कि हमारी तरफ से जो मौक़िफ़ अब सामने आ रहा है, जो चीज़ें सुमेरा भी डिस्कस कर रही थी, उन सब चीज़ों की मौजूदगी में हम कितना अरसा इस पे स्टैंड कर पाएंगे? ये बड़ा मुश्किल सा फ़ैसला है, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है वो एक रिवायती तरीक़ों से हटकर हमेशा से उन्होंने बड़ा बोल्डली जो है वो एक डिसीजंस भी लिए हैं, उन्होंने अनाउंस भी किया है, जो उनकी स्ट्रैटेजी रही है वो सबको उन्होंने बताई है। अभी इंडिया के हवाले से ख़ास तौर पर ये कब तक हम इस पर कायम रह सकते हैं? देखें, पहली बात तो ये कि जो कोर डिस्प्यूट है पाकिस्तान और इंडिया के माबैन, और जिसकी वजह से ये सारे मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं, और बारहा पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा अगर भारत अपने कश्मीर पर उस फैसले से पीछे हटता है तब मुज़ाकरात की राह खुल सकती है। एक चीज़ तो ये, इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आप देखें कि जब तक दो ममालिक अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट ठीक नहीं करते, वो तरक्की सही तौर पर नहीं कर सकते, ना उनके दरमियान कोई ऐसी ताल्लुकात, रिलेशनशिप या दोस्ती बन सकती है या वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है फ्रांस और जर्मनी की। एल्सेस लॉरेंट ट्रीटी ऑफ वर्साई में वो इलाका जर्मनी से लेके आपने फ्रांस को दे दिया, उसके बाद उस पर जंगें हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, जर्मनी ने वापस लिया, जर्मनी को डिफीट हुई, फिर वो इलाका वापस गया। लेकिन अनटिल अनलेस बाद में जब आपने उस एरिया पर जो डिस्प्यूट थी वो ठीक नहीं की
और पाकिस्तान और भारत ने जंगें लड़ी हैं, हमारी एक तारीख है, लेकिन जो जंगें यूरोपियन नेशंस ने लड़ी हैं उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना, कि करोड़ों लोग जिसमें लुकमा अजल बन चुके। सो हम समझते हैं कि कश्मीर जो है ये सिर्फ एक टेरिटरी का मसला नहीं है, ये इंसानी जानों का, इंसानों का मसला है। भारत इसको एक बिल्कुल एक ज़मीनी मसले या टेरिटोरियल डिस्प्यूट के तौर पर देखता है। सो हम इसमें जब ये शामिल करते हैं और कहते हैं कि कश्मीरी इसमें उतने ही स्टेक होल्डर हैं जितने पाकिस्तान और इंडिया हो सकते हैं, तो आपने इसको उस प्रिज्म के साथ देखना है। लेकिन जब तक आप ये मसला हल नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू द यूएन रेजोल्यूशन नहीं करेंगे, और आपको बार बार हम ये रिमाइंड कराते हैं कि ये मसला पाकिस्तान नहीं, भारत खुद अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गया, तो ये मसला जब तक हल नहीं होगा, चाहे आप जितने मर्जी आपस में ताल्लुकात बना लें, आप ट्रेड रिलेशंस बना लें, आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट कर लें, जो कि ज़रूरी है, लेकिन ये मामलात आपके कभी ना कभी ये ट्रिगरिंग पॉइंट है कि बाद में दोबारा उसकी तरफ आप ताल्लुकात में आपके वो गर्म जोशी नहीं आ सकती जब तक ये मसला हल नहीं होगा। ये मसला हल नहीं होगा। बैरिस्टर साहब, हमेशा से हमारे यहाँ ये दो तो आरा रही हैं कि कुछ लोग इस बात के हामी थे कि हमें बड़ा जारहाना अंदाज में जवाब देना चाहिए, हमें डिफेंसिव मोड में नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग ये कहा करते थे कि ट्रेड और पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो हैं वो मामला चलते रहें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जो है वो कश्मीर वाला मामला जो है वो हल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त आपको ये लगता है कि हम इस मूड में हैं कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि अगर कोई रैशनल गवर्नमेंट आ जाती है और उसके बाद हो सकता है कि बातचीत उसके साथ हो सकती है, लेकिन मोदी सरकार के साथ जो है वो बातचीत करना या आगे बढ़ना, उनको इंगेज करना इस वक्त नामुमकिन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जी, इंतहाई एहतराम से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। पहली बात ये, उनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आरएसएस मेंटेलिटी जो है प्रेवलेंट है इंडिया में। ये बात भी दुरुस्त है कि बहुत ही अनरीजनेबल गवर्नमेंट है। मोदी regime is probably one of the worst regimes ever in India and they're not normal people to deal with. लेकिन इस बात से कि मैं किसी और गवर्नमेंट का वेट करूंगा कि इनके साथ नेगोशिएट करे, इससे शायद मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है। वर्स्ट से वर्स्ट गवर्नमेंट से भी आप थोड़ा कोशिश करते रहते हैं, यू ट्राई नेगोशिएट। आई नो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम उनके साथ नेगोशिएट करके कोई प्रॉपर राह निकाल सकें, बट स्टिल वी विल कंटिन्यू टू ट्राई। आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री वो इसीलिए बनी हुई, वो इसलिए नहीं बनी हुई कि वो वेट करे किसी और गवर्नमेंट का कि वो आए तो आप उसके साथ नेगोशिएट करें या बात करें। आपको अनरीजनेबल बिहेवियर से डील करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि तमाम ममालिक जो है वो आपके साथ अच्छी तरह डील करें। दिस इज वेयर फॉरेन डिप्लोमेसी कम्स इन, दिस इज वेयर फॉरेन पॉलिसी कम्स इन। सो मैं समझता हूँ कांस्टेंट एफर्ट रहना चाहिए। एक तो डी एस्केलेशन का कि कोई लड़ाई मत रहे आपस में, और दूसरी साइड पर बेशक अगर इवन एट द कॉस्ट ऑफ एट टाइम्स इंसिस्टेंस आप अपनी जो सफारती ताल्लुकात हैं उनको मजीद बढ़ाएं, एक्टिविटीज करवाएं, कोशिश करें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाएं, क्रिकेट हो, कुछ हो, जो कुछ आप कर सकते हैं। इवन इफ यू आर एबल टू फेच आउट वन थिंग इन 1 year वो भी बहुत है। लेकिन आउटराइट ब्लैंकेट रिजेक्शन मैं एग्री नहीं करूंगा, चाहे आपकी जितनी मर्जी गंदी पॉलिसी हो। अगर आप तालिबान से नेगोशिएट कर सकते हैं जो कि टीटीपी है, इनसे ज्यादा तो पूरी दुनिया में किसी ने टेररिज्म नहीं किया, तो वाई इंडिया अनरीजनेबल जरूर होगा, लेकिन इट इज अ रिकग्नाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी उसके साथ बहुत डिफरेंसेस हैं, उनकी बहुत बातों से हम सब डिसएग्री करते हैं, बट वो एक रिकग्नाइज्ड स्टेट है जिसके साथ हमें किसी ना किसी का ताल्लुक रखना पड़ेगा और कोशिश करती रहनी पड़ेगी। ये को टीटीपी के साथ अगर हम इंसिस्ट कर सकते हैं कि अगर आपने नहीं नेगोशिएट करना लेकिन हमने करना है, तो इनके साथ भी पॉलिसी होनी चाहिए। हाँ, ये बात है कि सक्सेसफुल हो ना हो वो बात अपनी जगह पर। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, टीटीपी के हवाले से भी बात करनी है, लेकिन एक मैं चाहती हूँ सुमेरा आप ज़रा मुख्तसर सा कमेंट कर दीजिएगा कि हमारी तरफ से जो एफर्ट्स रही हैं, जिस तरह से पंसौता साहब कह रहे हैं स्पोर्ट्स में इंगेज करें या बाकी दीगर चीज़ों में उनको इंगेज करने की कोशिश करें। हमने तो जो वाघा बॉर्डर के जरिए भी इमदादी सामान आपने अफगानिस्तान भेजना था, हमने तो वो भी अलाउ कर दिया। फिर आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो जो मामला हुआ, उनकी हलाकत हुई, हमने तो उस पर भी ताज़ियत की। और फिर स्पोर्ट्स के हवाले से देखें, न्यूजीलैंड की टीम को रोका गया, किस तरह से उनको मना किया गया, इंग्लैंड की टीम नहीं आई, यानी आप प्रेशराइज तो कर रहे हैं, आप कोई रास्ता छोड़ नहीं रहे हैं कि कोई पॉजिटिव चीज़ जो है वो हो सकती है। दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू हाईलाइट कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीक़ों से सैंडविच किया जा रहा था, कभी सिक्योरिटी अपरेटिस के ज़रिए, कभी थ्रेट अलर्ट्स के ज़रिए, कभी आपके हमसायों के ज़रिए, कभी बेतहाशा फंडिंग के ज़रिए, कि भी आपको अपने मुल्क के अंदरूनी एलिमेंट्स का, पॉलिटिकल एलिमेंट्स का भी मैं जिक्र करना चाहूँगी। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट कि पाकिस्तान में जब कुछ और रह नहीं जाता एक्सप्लॉयटेशन के लिए, तो एक महाज तो कहीं गया नहीं है, और वो है पॉलिटिक्स का। गो कि मैं ज़्यादा उस मामले की तरफ नहीं जाती, नॉर्मली मेरा अपना एक अपना फोर्टे है डिफेंस या फॉरेन अफेयर्स का, लेकिन
एक अफसोस ज़रूर होता है कि समटाइम्स आपके मुल्क के अपने अंदर के एलिमेंट्स आपके बहुत खिलाफ जा रहे होते हैं, आपकी सॉवरेंटी के, आपकी इंटेग्रिटी के और स्टेट की इंटेग्रिटी के, मुल्क की इंटेग्रिटी के। तो ये चीज़ें इन्होंने भारत के हाथ काफ़ी मजबूत किए हैं। फिर उन्होंने जब ये एक टाइम पे प्रॉब्ली जब ये समझा कि पाकिस्तान अब एक ऐसी नाजुक मरहले पर है कि अब उसके ऊपर अटैक करके देखा जाए, तो फिर वहाँ पर आता है 2019 का उनका एक पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स थी उनकी जो फेल्ड साबित हुई, उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशंस ने उनको झूठा करार दे दिया। उड़ी था, पुलवामा था, पठानकोट था, व्हाट जस्ट नेम इट एंड इट वाज फेक। फिर फरवरी में फिर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के जरिए पाकिस्तान ने जवाब दिया, दुनिया ने देखा। लेकिन बात यह है कि उनकी जानिब पैसा बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान शायद अपनी पर्सनल ब्रेवरी पे या पाकिस्तान शायद कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं कि पाकिस्तान को उसकी तरफ उस वजह से हेल्प हो जाती है कि पाकिस्तान सलामत रह जाता है, वो एक थॉट हो जाती है, कॉन्स्पिरेसी थॉट हो जाती है। अभी भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जहां मैं समझती हूँ कि वहाँ पर दे कैन प्ले डर्टी। और मैंने EU डिसइंफो लैब का जिक्र भी इसलिए किया कि EU डिसइंफो लैब सामने आने के बावजूद पाकिस्तान को फैटफ में ग्रे लिस्ट में रखने में इंडियन डिप्लोमेटिक लॉबी ने बहुत एक विजिबल रोल प्ले किया है और उस रोल को भूलना नहीं चाहिए। हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब दोबारा से आयद होती है कि पाकिस्तान ने एक बड़ा क्लियर जवाब दिया है। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया, इट्स वेरी गुड, लेकिन अब आपका फॉरेन ऑफिस और आपके फॉरेन मिशंस अब्रॉड इनको बहुत सुपर एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, TTP के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे। इंडिया के साथ ताल्लुकात में भी बार बार जिक्र आया कि अगर आप TTP से मुज़ाकरात कर सकते हैं तो फिर आप इंडिया को भी इंगेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ अवाम की तरफ से कोई इतनी पजीराई नहीं मिली इस फैसले की जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अनाउंस किया था, लेकिन इसके बावजूद कहा गया कि मामला को आगे बढ़ाएंगे। अब आज जो खबर आई है वो उसे आप तशवीशनाक भी कह सकते हैं कि वो कोई अच्छी खबर नहीं है, जब TTP की तरफ से ये कहा गया कि एकतरफा तौर पर जो हमने 1 माह से जारी जंगबंदी थी उसका ख़त्मा आज कर दिया गया है। उनके तर्जुमान मोहम्मद खरासानी जो हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो हमारे आपस में तय पाए थे, जो फैसले हुए थे उसके मुताबिक उस पर अमल नहीं किया है, तो ये एकतरफा नहीं हो सकता। हमारे कुछ लोगों को जो हमने रिहा करने की बात की थी, जिनको रिहा किया भी गया उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और ये सारे मामला जो हैं ये इस तरह से आगे बढ़ नहीं सकते हैं। स्टेट ने हमसे इसके बाद कोई मुज़ाकरात नहीं किए, तो इसलिए हम इन चीज़ों को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। शहजाद, क्या वजह रही है? एक पहले तो हमने अनाउंस कर दिया कि हम TTP से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, अगरचे लोगों ने इसको पसंद नहीं किया, उस पर बड़ी डिस्कशन भी हुई कि APS के मामले में ये लोग जो हैं उसमें मुलव्वस थे, लेकिन इसके बावजूद जो है स्टेट इनके साथ मुज़ाकरात करने जा रही है। एक अनहोनी सी लोगों को ये बात महसूस हुई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आज जो दूसरी तरफ से खबर आई है तो वो भी खुश नहीं है। क्या वजह है इसकी? देखिए, पहले तो मुझे आज जो कुछ मीडिया ने ख़बर लगाई है उसके कंटेंट पे या उसकी हेडलाइन पे मुझे एक एतराज़ है कि मिसाल के तौर पे एक है कि TTP डिक्लेयर्स एंड टू सीज़ फायर। अब मतलब सीज़ फायर ये कोई 2 स्टेट्स में जंग नहीं हो रही है, एक दहशतगर्द ग्रुप है, दूसरी तरफ रियासत पाकिस्तान और उसके अवाम है। सो अगर सीज़ फायर किया है तो असूलन तो ये होना चाहिए कि एक दहशतगर्द तंजीम ने दोबारा से तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने का फैसला कर लिया या उसको तशद्दुद जारी रखने पर इत्तफाक किया, वट एवर। लेकिन माई पॉइंट इज़ के TTP के साथ आपने मुज़ाकरात शुरू किए, इतराज़ था, हमने भी उसको डिस्कस किया कि स्टेट ने अपनी अथॉरिटी जो है वो इस्टेब्लिश करनी है, हर जगह पे करनी है। हमने बहुत कोशिश करके दहशतगर्दी का बहुत हद तक कला कमा किया पाकिस्तान से। ये कि नेशनल एक्शन प्लान पर हम पूरी तरह अमल दरामद नहीं कर पाए, कि जो इंतहा पसंदी को हमने कंट्रोल करना था वो हमने नहीं किया। अब TTP का मसला ये कि उसके जो भी रेमिनेंट्स थे वो या तो स्लीपर सेल्स में बैठे हैं, लोगों में घुल मिल गए हैं जिन पे उनकी आइडेंटिटी उनको शनाख्त करना मुश्किल है, या उनकी अक्सरियत जो है वो अफगानिस्तान जा चुकी है और वहाँ पे छुप के बैठी है, एक अरसे से बैठी है और वहाँ से कार्रवाइयाँ कर रही है। पहले फ़र्क ये था कि वो भारत और NDS के नेक्सस के साथ पाकिस्तान पे अटैक करते थे। अब जब तालिबान की हुकूमत आई, हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान दोस्त हुकूमत है और हमारा ये बिलीफ था कि वो आके उन ख़तरनाक लोगों को जो बड़े सीरियस क्राइम में पाकिस्तान में थे वो हैंड ओवर करेंगे। वो पाकिस्तानी नेशनल है, वो नहीं कर पाए, उनकी भी अपनी मजबूरियाँ होंगी, शायद ये लोग उनके साथ भी मदद करते रहें अस्करी बुनियादों पे। सो पॉइंट इसके जब आप स्टेट किसी के साथ मुज़ाकरात करती है तो पहली बात ये कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हम क्यों मुज़ाकरात करते हैं। स्टेट कभी भी
किसी ऐसे तंजीम के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी कि जिसको स्टेट जो है वो ताकत के ज़ोर पे या कानून के ज़ोर पे कंट्रोल कर पाए। सो एक तो ये चीज़ स्टैब्लिश हो जाती है इससे कि क्योंकि ताकत से या कानून के ज़रिए टीटीपी कंट्रोल में नहीं आ रही, इसलिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं उनके साथ। तो एक उनको वैसी तक़वियत मिली उनके मौक़िफ़ को। और अब जब वो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं कि जी हमने सीज़ फायर ख़त्म कर दी, व्हाट डू यू मीन बाय सीज़ फायर ख़त्म कर दी? आप कोई मतलब किसी एनिमी स्टेट से तो नहीं लड़ने जा रहे, आप क्या करते हैं? आप मासूम लोगों को बमों के धमाकों से उड़ाते हैं, आप सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, आप छुप के वार करते हैं। सो ये कोई सीज़ फायर और ये बात नहीं है, मतलब इट्स एक्ट ऑफ कॉवर्डिस, मैं तो ये कहूँगा इसमें। ठीक है पनसोता साहब, अभी क्रिटिसिज्म जो है उस वक्त भी बहुत ज़्यादा हुआ, लोगों ने तनकीद की। अभी इस वक्त भी जो है ख़ासतौर पर ये सियालकोट वाला वाक़या और टीएलपी के साथ भी जो जिस तरह से निगोशिएट किया गया, और अब टीटीपी जिस तरह से कह रही है कि हमने जो है वो जंगबंदी जो है वो ख़त्म कर दी है, कितना सीरियस आप इसको देख रहे हैं? क्या अफ़गान तालिबान की तरफ से, हम पहले ये समझ रहे थे कि दबाव जो है वो बढ़ेगा, अफ़गान तालिबान किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो पीछे हटे, जिस तरह से अफ़गानिस्तान में हम रोल प्ले कर रहे हैं और उनकी हुकूमत को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर मामलात बेहतर हो जाएँ। तो आपको ये लगता है कि वो टीटीपी को जो है वो मिल पाएगी जो फेवर वो चाह रहे थे कि हमें अफ़गान तालिबान की तरफ से मिले? पहली तो बात ये जी कि टीटीपी की कोई भी शर्त ऐसी नहीं है जिसको कबूल किया जा सके। ये तो बड़ी क्लैरिटी के साथ सब पता। शहजाद साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन ऑल द टेररिस्ट एक्टिविटीज। हाँ, ये जरूर है कि आप उनको इंगेज्ड रख रहे हैं और इंगेज्ड रखना चाहिए, और जिस तरह भी चाहें। इट इज जस्ट लाइक फाइटिंग विद अ फूल। आप उसके साथ डायरेक्टली लड़ते नहीं, आप कोशिश करते हैं कि आप उनको इंगेज्ड रखें, और उनको रखना चाहिए इंगेज, जिस मर्जी लेवल पर आना पड़े। जो उसकी आपने मुआवजा किया है वो टीएलपी की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट थी। टीएलपी की सिचुएशन ये थी कि मैं उनकी आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करता जो लड़ाई झगड़े किए, बट उनके साथ ना नेगोशिएट करने का मकसद ये नहीं था कि कोई वॉर की डिक्लेरेशन हो जानी थी। वो एक स्टेट की रिट इन्फोर्स करने के मामले में इट वेंट इन अ वेरी नेगेटिव वे। टीटीपी जो है वो तो एक एक्चुअल वॉर लाइक सिचुएशन, और वॉर शुड ऑलवेज बी अवर्टेड, वरना आपकी जो इकोनॉमी है वो तबाह हो जाती है और यू आर नॉट इन अ पोजीशन। और आपने इतने साल वॉर लड़के उनके साथ देख भी लिए। हमारे वजीर आजम साहब का ये पॉइंट अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि द ओनली वे फॉरवर्ड इज नेगोशिएशन बट नॉट एनीथिंग एल्स। टीएलपी जो है उनको आपने यू हैव टू शो योर मसल, यू हैव टू शो योर टीथ कि भाई ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, बिकॉज इट्स अ रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उनको तो आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाया हुआ ना जी आपने। सो वो एक दोनों का मौसम डिफरेंट है। अब तरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ भी जिस मर्जी लेवल पर जिस मर्जी को डालकर एंगेज्ड रखा जा सकता है, उनको एंगेज्ड रखें, ताकि देखें अगर खुदा ना खास्ता एक भी टेररिस्ट इंसिडेंट हो जाता है जिस तरह आज उन्होंने कहा है, तो वो उस एज अपोज टू एक समझ ले जिसको सीज फायर कह लें, जिस तरह शहजाद साहब कह रहे थे, है तो मजाक सीज फायर का, लेकिन जो भी वो कर रहे हैं अगर उस सिचुएशन में एज अपोज टू दैट, सो इट इज बेटर कि आप उनके साथ बात चला के रखें और किसी ना किसी फॉर्म में अगर कुछ गिव अवे हो सकता है दें, या एटलीस्ट कीप देम एंगेज टू अ लेवल जहां पर वो ये समझे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज सीरियसली टॉकिंग टू अस। ये ना करें कि जी हम आपके साथ आउटलेटली वो आपने ट्राई कर लिया है, लड़ाई होगी, फौज इंगेज्ड होगी, ईस्टर्न बॉर्डर वेस्टर्न बॉर्डर दोनों पर आप दोबारा फंस जाएंगे, और बड़ी मुश्किल से हम उसमें से आए, 1,10,000 बंदा मरवा के आए। सो आई थिंक इसको थोड़ा सा बड़ा स्ट्रेटेजिकली लेके चलना पड़ेगा और जज्बाती फैसले नहीं करने पड़ेंगे इसमें। ठीक है सुबैरा, आप क्या असरात देख रही हैं? एक तो ये कहा जा रहा है कि उनको इंगेज रखे, जैसे पनसोता साहब की भी ये राय है, इसमें कोई कबाहत नहीं है कि उनको इंगेज आपको ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन ये मज़ाकरात अब हम का शिकार रहे हैं, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। कोई चीज़ अभी तक 1 महीना हो गया वो सामने नहीं आई है, तो इस कितनी ये आज वाली जो स्टेटमेंट है आपके लिए कितनी तशवीश है इसमें? अभी इसके अंदर एक और डेवलपमेंट है। अभी मुफ्ती नूर वली महसूद का एक इंटरव्यू आ चुका है, अभी वी आई येट टू सी दैट। जब तक वो देख ना लूँ मैं कोई कमेंट लेके, जो मैं अभी उसके ऊपर ट्विटर फीड देख रही हूँ तो उसमें एक नई बहस छिड़ गई है कि गालिबन ये कल का जो इन्होंने सीज़ फायर, वैसे अगर वो स्टेटमेंट भी देखा जाए तो उन्होंने बड़ा मुबहम सा छोड़ा है उसको कि जारी रखना मुमकिन नहीं है। दे आर नॉट राइटिंग इट लाइक कि हमने ख़त्म कर दिया सीज़ फायर, ऑल्दो आई एग्री विद यू ऑन दैट टर्म सीज़ फायर। हम खुद हैरान होते हैं कि व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन, लेकिन आप स्टेटमेंट देखें बड़ा शार्पली, बड़ा स्मार्टली वो इट्स बीइंग टोल्ड टू यू कि हम तो ख़त्म नहीं करना चाहते। फिर वो सवाल भी हम पे छोड़ रहे हैं कि अब आप देखें इस्टेब्लिशमेंट गलत कर रही है या फ़ौज गलत कर रही है या हम गलत कर रहे हैं, तो जारी रखना मुमकिन नहीं है। देयर इज़ नथिंग रिटन इन दैट स्टेटमेंट कि वी आर अबॉलिशिंग दैट 1 month सीज़ फायर। मुझे जो कल मुज़ाकराती टीम वापस आई है
जो गालिबन अफगानिस्तान से कल होस्ट से आई है वापस, उनमें से एक रुकन के मुताबिक दे आर लाइकली, बल्कि तक इनके लास्ट जो इनका TOR आपस में फाइनल हुआ है, दे आर एक्सटेंडिंग सीज फायर टिल 30 दिसंबर। और ये आज नूर वली महसूद का इंटरव्यू फौरन शाया कर दिया गया है। जो मैं नीचे सवाल जवाब मुख्तलिफ डिफेंस एनालिस्ट के देख रही हूँ, वो यही कह रहे हैं कि कल तो इन्होंने सीज फायर का बोला है, दे मिस रेड दैट स्टेटमेंट ऑफ TTP। TTP इज अ वेरी ड्रास्टिकली कॉम्प्लिकेटेड थिंग टू डील विद। ये हम इनको बड़े अरसे से हम हैंडल कर रहे हैं, हम इनके TTP के मीडिया सेल्स के साथ राब्ते में रहते हैं। एक एंटिटी नहीं है, देयर आर 6-7 डिफरेंट फ्रैक्शंस। इनके तो और ग्रुप्स के हवाले से भी बताया जा रहा है, और इसमें से काफी सारे जो हैं वो अभी राइट आफ्टर फॉल ऑफ काबुल भी अफगानिस्तान में IS की स्कर्मिशेस के अंदर भी बहुत सारे मारे जा चुके हैं। अभी तो वो असलम फारूकी, अब्दुल्ला औरकज़ई AKA असलम फारूकी जो दाइश का लीडर है, अभी उसके हवाले से भी चल रहा है कि वो कहाँ है, उसके वेयर अबाउट से आपस में ढूंढ रहे हैं। तो थिंग्स आर लाइक स्कैटर्ड इन एवरी डायरेक्शन। अभी वी जस्ट नीड टू सी कि मुफ्ती साहब फरमा क्या रहे हैं, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ, ही हैज़ गिवन अनदर सब्सटेंस टू डिस्कस कि वो लोग परेशान हैं कि कल सीज फायर एंड था। ये मेरा ख्याल है इन्होंने पहले रिकॉर्ड किया इंटरव्यू। तो आई थिंक शहजाद देयर इज अनदर टॉपिक टू एक चीज डिस्कस। मैं ऐड करूं सिर्फ के पंसोता साहब सुमेरा ने बात की एंड आई रिस्पेक्ट देयर व्यू पॉइंट, लेकिन माय पर्सनल व्यू अगर इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें, सुमेरा जानती हैं कि पाकिस्तान ने एक तारीख है इस किस्म की पीस डील्स की इन दहशतगर्द, स्टार्टिंग फ्रॉम नेक मोहम्मद, बैतुल्लाह महसूद, हकीमुल्लाह, आप यू नेम इट, एंड इवन द स्वात वाला, एग्जैक्टली स्वात वाला, आपने 8-10 पे दर पे पीस डील्स की उनके साथ। मकसद क्या था कि जी वो अपने दहशतगर्दियों की कार्रवाइयां छोड़ें और मेन स्ट्रीम में आए, तंग ना करें, धमाके ना करें। क्या हुआ? हर पीस डील के बाद ये लोग ज्यादा मजबूत हुए, ज्यादा स्टबन हुए, ज्यादा इन्होंने खौफनाकी के साथ काम किया और ज्यादा नुकसान पहुंचाया। सो तारीख ये हमें बताती है कि इन पीस डील्स का कोई नतीजा नहीं निकला। अब आप जो भी उनके साथ एग्रीमेंट या डील करने जा रहे हैं, इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, दे आर टेररिस्ट, स्टेट शुड नॉट नेगोशिएट विद द टेररिस्ट, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो अपने आप को सरेंडर करते हैं बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉज ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है, अपने आप के खिलाफ जो चार्जेस हैं फेस करें, अदालत से साबित हो, सजा हो, बाइज्जत बरी हो, वो रिस्पेक्टेबल सिटीजन के तौर पे आप रहें। बट लेकिन अगर आप ये काम करेंगे तो आप APS का सानिया भी ना भूलें, आप उन हज़ारों हमारे जो अस्करी अफवाज के जो हमारे नौजवान हैं, हमारे सिविलियंस हैं, उनकी कुर्बानियों को भी ना भूलें। लेकिन आपने दहशतगर्दों के साथ बातचीत का रास्ता कहीं ना कहीं बंद करना है, आपने फुल स्टॉप लगाना है कि इनफ इज़ इनफ, कि आप क्या मतलब आप चंद हज़ार लोग जमा करके आपके असले के जोर पे आप किसी को भी आप जो है हॉस्टेज कर सकते अच्छा, हैं। अफगान तालिबान का दबाव हो सकता है, क्योंकि सालिसी में पहले भी उनका किरदार रहा है इन सारी टॉक्स में, तो अभी आप ये समझते हैं कि वो दबाव बढ़ा सकते हैं? मैं तो उस पर बिल्कुल होपफुल नहीं हूँ, सुमेरा बेहतर बता सकती हैं, ये ज़्यादा इनका ग्रिप है अफगानिस्तान इशूज़ पे। लेकिन जब काबुल का टेक ओवर हुआ तो TTP के कई एक्टिविस्ट जेल में थे, और उसके बाद जो हम तक इंफॉर्मेशन मिली है, वहाँ पे जो लोकल मीडिया ने भी रिपोर्ट की हम तक आई है कि वो अब जेल में नहीं है। तो वो कहाँ हैं? या तो उनके मेहमान हैं या कहीं पे आराम से वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि तालिबान को ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी उनको हैंड ओवर करने में। ठीक है, अभी वहाँ पे भी बहुत टेक्निकली चीज़ें बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड रुख इख्तियार कर गई हैं अफगान तालिबान में। चीज़ तो कुछ भी जाहिर है कि वहाँ मैं एक बार फिर स्वात पीस डील का आपको रिमाइंड कराऊंगी, इट्स द सेम फुटप्रिंट इफ यू रिमेंबर दैट, के निज़ाम अदल तक हमने इनको अप्रूव करा दिया पार्लियामेंट से कि खुदा के लिए आप बस कर दें। जवानों को जिस तरह से वहाँ पे मिंगोरा चौक में मारा जाता था, वी हैव सीन दैट। लेकिन उसके बावजूद वंस अ टेररिस्ट ऑलवेज अ टेररिस्ट, वो उनको सुकून नहीं था। उन्होंने कहा नहीं यहाँ तो शरीयत का निज़ाम नाफिज होगा, सिर्फ इंसाफ का नहीं होगा। देन द अल्टीमेट वे वाज टू फाइट विद देम। लेकिन आई थिंक रियासत भी ये प्रिजनर रिलीज वाली बात है, या एक अपना सियासी दफ्तर वो मांग रहे हैं किसी दूसरी दुनिया में जाके, फिर और बहुत सी डिमांड्स हैं, जैसे स्टेट टू स्टेट बात होती है। एक क्विकली एक चीज है, 1 सेकंड से ये कि जब ये दहशतगर्द या बनते हैं ना, तो दे फील पावर, और ये आम इंसानों की तरह नहीं रह सकते until unless कोई बड़ी मैसिव रिहैब इनकी ना हो। मुझे पंसोता साहब की तरफ जा रहा है सर, फाइनल कमेंट आपका मुझे चाहिए। कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर आप समझते हैं कि निगोशिएट किया जा सकता है, बात हो सकती है हुकूमत की और TTP? तो बात मैं जी इसको थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल शहजाद साहब ने बात दुरुस्त की। वक्त खत्म हो रहा है सर, जल्दी से नहीं, मुझे थोड़ा सा दे दे, 30 सेकंड्स दे दे। बात ये कि पीस डील्स अगर वर्कआउट नहीं की तो आपने पिछले 10 साल में जंग से क्या निकाल दिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप उनके साथ लड़े हैं और जितनी दफा भी लड़े हैं,
आप उनको वहां से निकाल नहीं सके। आप हमारी बात छोड़े, अमेरिका वहां से कुछ नहीं निकाल सका। सो क्या ये बेहतर नहीं, जहां आपको पता है शोर शॉट आपकी लड़ाई में बंदे मरेंगे और फौजी अफसरात मरेंगे, वो बेहतर है? या एक झूठी सच्ची पीस डील कह लें या नेगोशिएशन कह लें, नेवर एक्सेप्ट देम, डोंट रिकॉग्नाइज देम, बट कीप देम एंगेज। जिस तरह 30 दिसंबर की डेडलाइन है, चलो एटलीस्ट सामने तो ये हमें क्लियर है कि 30 तक वो हरकत नहीं करेंगे। अगर फर्ज करें वो आज कह देते हैं कि हम करेंगे, तो फिर तो आपका एवरी डे इज अ टाइम टेकिंग बॉम्ब। आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन जो है, आपकी उसके ऊपर एक्सपेंडिचर जो है, आपकी फौज जो है, हर चीज उस चीज पे लग जाएगी। चलो 15 दिन तो सुकून है, इट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट टाइम इन द वर्ल्ड, बट आप उनके साथ डील इस तरह करें कि मैं शहजाद साहब से इस बात से 100% एग्री करता हूं कि उनको रिकॉग्नाइज ना करें, बट कीप देम एंगेज्ड। अपने वर्स्ट से वर्स्ट एनिमी को भी आप एंगेज रखते हैं। ठीक है, बस लेकिन ये कि उनको इंगेज करना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अहमद पंसौता साहब, सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद थी, शहजाद रज़ा आपका भी। और नाज़रीन, अभी चीज़ें सामने आएंगी, अभी कुछ भी हतमी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि और भी कुछ इंटरव्यूज़ और बयानात आ रहे हैं। बहरहाल अगर सिर्फ इस स्टेटमेंट को देखें तो ये तशवीश सी सूरत हाल है, लेकिन अब गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है, हुकूमत किस तरह से इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेगी, ये हमें देखना होगा। इसके साथ ही नाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।